हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2018 का ईमेल्स का पेपर है। और यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सॉल्यूशन होगा हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये सॉल्यूशन आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पर भी हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, कैसे टैकल करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन का आंसर भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल हमारे एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट तो मोस्टली रिपीटेड होता ही होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी इन अ बीम with respect to load applied at any point is equal to the deflection at that point. दिस इज द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक मोमेंट एरिया मेथड, एक कॉस्टलियानो सेकंड थ्योरम मेथड, कॉस्टलियानो सेकंड थ्योरम, एक है आपका कंजुगेट बीम थ्योरम, और एक है मूलर वेस्ले। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा मूलर वेस्ले प्रिंसिपल है, ये आपका किसी भी फंक्शन का आईएलडी यानी फोर्सेस फंक्शन का, फोर्सेस पैरामीटर का कि आईएलडी हम लोग ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल। और मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल में हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका डिटर्मिनेट होता है, एक इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट का हम लोग जो मान के चलते हैं, जो शेप होगा हमारा आईएलडी का, वो हमारा आपका लीनियर होगा। और इनडिटर्मिनेट का हम लोग नॉन लीनियर मानते हैं। ऐसा मूलर ब्रेसले जी ने बताया था, इनडिटर्मिनेट का होगा नॉन लीनियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके ऑप्शन, इनके ऑप्शन में पूछा जाता है किसके लिए यूज करते हैं, तो आईएलडी के लिए यूज करते हैं। और उस आईएलडी में जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो एक डिटर्मिनेट होती है, एक इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का शेप कैसा बनेगा, डिटर्मिनेट शेप का जो आईएलडी बनेगा वो आपका लीनियर होगा, और इनडिटर्मिनेट का आपका होगा नॉन लीनियर होगा, यानी कर्व फॉर्म में होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछता है ये किसकी आईएलडी ड्रॉ कराता है, फोर्सेस फंक्शन का या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोग हमेशा आंसर देंगे कि हमेशा ये फोर्सेस फंक्शन के आईएलटी ड्रॉ कराती है। ठीक है, तो ये तीन चार क्वेश्चन पूछता है, और जो न्यूमेरिकल पूछता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन उस पर, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे वहां पे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट थ्योरम, बीम थ्योरम जो आपका, वो एक आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बोला जाता है कि जैसे ये आपका एक कैंटिलीवर बीम हो गया, यहाँ पर हम लोग लोड लगा रहे हैं ये एल का। तो हम लोग ये बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन हम लोग को डेल्टा वी चाहिए। तो कंजुगेट बीम मेथड में क्या होता है, कुछ स्टेप होते हैं कि पहले आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को आप एम बाई ई आई से डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम तो ठीक है, तो इसका जो बीएमडी बनेगा ये कुछ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इसका बीएमडी हो जाएगा, और मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पर आएगा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपका जो इलास्टिक कर्व बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर एक स्लोप पैरामीटर आएगा डेल्टा बी, और ये हो जाएगा आपका ये थीटा बी, और ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका डेल्टा बी। तो यहाँ से हम लोग मानते हैं कि ये हमारा ऐसा होगा। उसके बाद ये हमारा नॉर्मल बीम का बीएमडी है। फिर जो आपका कॉन्जुगेट बीम थ्योरम में हम लोग कहते हैं कि कुछ यहाँ पर पॉइंट होते हैं कि आप कैंटिलीवर बीम में जो एंड आपका फ्री है उसको फिक्स कर दो, और जो फिक्स है उसे फ्री कर दो उसके बीएमडी डायग्राम को। तो उसके बीएमडी डायग्राम को हमने ऐसा कर दिया, और ये लुक लाइक यूबीएल लोड दिखेगा। ये लेंथ एल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो थ्योरम होता है जिसमें हम लोग मॉर्स थ्योरम बोलते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम ये होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम का, कॉन्जुगेट। ठीक है, जहां पर आपने फिक्स किया है उस पॉइंट पर अगर आप सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे, यानी वर्टिकल रिएक्शन जो आप निकालोगे, वो उस पॉइंट पर आपका स्लोप देगा, यानी थीटा भी देगा ओरिजिनल बीम का। और ये वर्टिकल रिएक्शन किसका है, कंजुगेट बीम का। अगर हम लोग यहाँ पर मोमेंट निकालें, यानी अगर हम लोग यहाँ पर मोमेंट निकालें, तो वो हमारा ओरिजिनल बीम का डिफ्लेक्शन देगा। ये दो स्टेटमेंट होते हैं। तो ये हम लोग डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसेस यूज करके। एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट एरिया थ्योरम में भी आपका स्टेटमेंट यही होता है कि आप सबसे पहले बीएमडी बनाइए। बीएमडी बनाने के बाद आप क्या करिए, बीएमडी बन गया इसका, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर निकालना है फ्री एंड से आप ले लो, तो इसका जो एरिया होगा वो यहाँ पर स्लोप दे देगा। और इसका जो एरिया मोमेंट होगा, यानी यहाँ से लेकर के दिस एरिया मल्टीप्लाई विद दिस वाई बार,
मतलब इसकी CG से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हमें दे देगा क्या, यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा होता ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में हमारा ऐसा होता है कि यहाँ पर ये कह रहा है कॉस्टलियानो सेकंड थ्योरम। तो कॉस्टलियानो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना दो थ्योरम दिया था। दोनों थ्योरम के अनुसार हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कैसा यूज होता है। लेकिन दोस्त इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो हमने पिछले सेशन वगैरह में डिस्कस कर रखा है कि जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, दो पैरामीटर के लिए डिजाइन करते हैं। एक होता है आपका फोर्सेस पैरामीटर, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा, अगर एक बार आपने लोड वगैरह लगा दिया तो वो जब तक आपका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करोगे आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी निकाल लेते हैं, और एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम लोग यहाँ पर मान लें P² L/2 AE, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस हो जाएगा ये। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछता भी है, ड्यू टू एक्सियल फोर्सेस होगा। U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क mx² इंटू dx/2 EI। तो ये आपका फ्लेक्सुरल एक्शन की वजह से एनर्जी हो गया, फ्लेक्सुरल एक्शन। अगर U इज इक्वल टू टॉर्क का स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाई 2GIP हम लोग कर दें, तो ये हमारा होता है कि जो हमारा एनर्जी होगी वो टॉर्सनल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसी एक पैरामीटर को उठा लें। ठीक है, तो इसने ये बोला कि एनर्जी जो आपका होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विद ऑफ इन अ बीम विद रिस्पेक्ट टू लोड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू। ठीक है, मान लो कि हमारा कोई कैंटिलीवर बीम हो गया और यहाँ पर हमने लोड अप्लाइड कर दिया। हमें यहाँ से नहीं पता था पहले कि लोड आपका होगा, कुछ भी मान लिया हमने, बाद में अप्लाई किया क्यू का। तो इसी के रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है डेल यू ओवर डेल क्यू इक्वल टू, इसका जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये dx/EI तो फोर्स का फंक्शन है नहीं, फोर्स का फंक्शन है नहीं ये। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर कि ये जो mx² का फंक्शन आप डेरिवेटिव करोगे तो 2mx एक आएगा, और एक होगा डेल mx ओवर डेल क्यू इंटू dx/2 EI। तो दिस टू दिस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन करके बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ mx मल्टीप्लाई में, और इस फंक्शन को हम लोग एक फंक्शन बोल देते हैं पैरामीटर m1 इंटू dx/EI। अभी हम लोग आगे इसका यूज करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड पैरामीटर, यानी फोर्सेस पैरामीटर, इसको हम लोग फोर्स बोल रहे हैं। वो आपका डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर देता है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लोड लेंगे तो आपका डेल्टा आएगा। अगर मैं बोलूँ आपको डेल यू ओवर डेल एम 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 एक्स डैश किसी भी पॉइंट पर इज इक्वल टू, ये हमेशा थीटा देगा। तो ये आपका सेकंड थ्योरम होता है, कॉस्टलियानो सेकंड थ्योरम। तो यहाँ पर कॉस्टलियानोस ने दो थ्योरम दिया था, एक फर्स्ट थ्योरम एक सेकंड थ्योरम। तो फिर यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लिए कि कॉस्टलियानो थ्योरम का कैसा होगा। ठीक है, अगर हम लोग और ब्रॉडली डिस्कस करें तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास दो पैरामीटर था, एक फोर्स पैरामीटर था, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर था। तो फोर्सेस पैरामीटर में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी को हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि यहाँ से आपका U इज इक्वल टू, देखिए, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, तो एनर्जी को हम लोग डिवाइडेड कर दें डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर से, तो ये हमारा देगा फोर्सेस पैरामीटर। फोर्सेस पैरामीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टलियानो फर्स्ट थ्योरम, कॉस्टिलियानो फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टोटल एनर्जी को डिवाइडेड करें फोर्सेस पैरामीटर को, तो ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिलियानो सेकंड थ्योरम। ठीक है, कॉस्टिलियानो सेकंड थ्योरम। तो आपका आंसर होगा इसमें, आपका दूसरा पार्ट, ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा बोला। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिक्स बीम है ए बी ऑफ द सपोर्ट बी सेटल बाय डेल्टा डाउनवर्ड, देन व्हाट बी द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एट पॉइंट ए एंड बी। इसका सोल्यूशन हमने आपको जब आपका पहला सेशन हमने स्टार्ट कराया था, तो वहां पर हमने कॉन्जुगेट कंपैटिबिलिटी कंडीशन का आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था, वो सेशन आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब ये है इसका कि एक फिक्स बीम है,
दोनों एंड उसने फिक्स ले रखा है, एक फिक्स बीम है, दोनों एंड हमने फिक्स कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये डेल्टा डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। डेल्टा मतलब सेटल कर जा रहा है, सेटलमेंट की हमने वहां पर ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो इलास्टिक कर्व बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग जानते हैं ये एंड है, यहाँ पर ना तो स्लोप होगा ना तो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी ना तो स्लोप होगा ना तो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जो मोमेंट डेवलप होगा वो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थीटा की किस तरफ बनने की चांस थी। तो थीटा आपका इधर बनेगा, और यहाँ पर देखिएगा तो ये इधर बनेगा, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक फिक्स मोमेंट डेवलप होता है दोनों सेम डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हम लोग एम एफ ए बी, और इसको हम लोग बोलते हैं एम एफ बी। इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 6 CI डेल्टा ओवर एल स्क्वायर, और इसकी भी मैग्नीट्यूड होता है 6 CI डेल्टा ओवर एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीटेड है, ठीक है, आगे आएगा। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे, अगर हम लोग स्लोप जो डेवलप हो रहा है, ये स्लोप डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट के, वो दोनों की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो थीटा ए और थीटा बी दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम होगी, तो ये भी आपकी पॉजिटिव क्लॉकवाइज, ये भी आपका पॉजिटिव, यानी ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा आपका सेकंड। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक तो रोटेशन का पूछ लिया, ये पूछ लेगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होगा, ठीक है। तीसरा आपका ये पूछ लेगा कि वर्टिकल ट्रांसवर्स रिएक्शन कितना होगा, तो इसके लिए हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है आपको, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। थर्ड में अगर हम लोग देखें कि ट्रस पैरामीटर फिगर में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका हर एक स्पैन यानी 1.5 मीटर, 1.5, 1.5, 1.5, ऑल्सो दिस इज 1.5, 1 यानी जितने पैरामीटर हैं सारे सारे को आपको 1.5 मीटर दे रखा है। अगर ये आपका 1.5 दे रखा है, तो हम लोग इसको ऐसा मानेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है हर एक मेंबर पे जो ये एंगल बन रहा है वो आपका कितना बनेगा। तो वो आपका एंगल जो बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये एंगल अगर हम लोग देखेंगे, तो ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल करेस्पॉन्डिंग दिस एंगल 45 45। तो हम लोग जानते हैं कि इस जॉइंट पर कोई लोड नहीं लगा, तो यानी यहाँ पर आपका जीरो। और इस जॉइंट पर भी अगर आपका जीरो, तो यहाँ पर ना तो हॉरिजॉन्टल लोड ना तो वर्टिकल लोड, यहाँ पर भी हमारा जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। तो इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इस AB में कितना फोर्स आएगा, और वो टेंसाइल होगा कंप्रेसिव होगा। T स्टैंड फॉर टेंसाइल, ठीक है, और C स्टैंड फॉर कॉम्प्रेसिव का मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वर्टिकल मेंबर है, तो यहाँ हमेशा फोर्स जीरो, ये हमेशा फोर्स जीरो। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि ट्रस में हम लोग कैसे किसी भी मेंबर में डायरेक्ट फोर्सेस निकालें, ठीक है, कंपैटिबिलिटी कंडीशन या स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करें। तो वहां से हम लोग देखेंगे कि ये हमारे लिए पॉसिबल होगा, और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका रहता है, तो वो हम लोग कैसे टैकल करेंगे उसके लिए हम लोग एक सेशन रखेंगे इसके लिए। जहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये सब आपका क्लियर है। तो यहाँ पर आपका पूछ सकता है कि कितने मेंबर में आपका जीरो फोर्सेस है, तो दो, चार, 5, 5 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 मेंबर ऐसे हैं जिसमें आपके जीरो फोर्सेस होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस मेंबर में आपका ये वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है इस जॉइंट पर, तो एक अपवर्ड ऐसे लग जाएगा, एक डाउनवर्ड ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा देखें 45, तो सबसे पहले अगर हमें AB मेंबर कट करना है, तो यहाँ पर आपके पास दो मेथड है। या तो आप लगा लीजिए सेक्शन मेथड, या तो लगा लीजिए जॉइंट मेथड। ना आप सेक्शन मेथड लगाओगे ना जॉइंट मेथड, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, देखना ध्यान से। सबसे पहले आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल लीजिए, तो ये 50 किलो न्यूटन है, हाफ हाफ दोनों तरफ सिमेट्रिक आप प्रोवाइड कर दीजिए। ये 25 हो जाएगा, और ये भी आपका 25 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये वर्टिकल मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर ऊपर एक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको रिएक्शन की तरफ एक फोर्स ऐसा आएगा जो डाउनवर्ड इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक ही पैरामीटर है जो कि डाउनवर्ड लगेगा, एक ही मेंबर है, तो इसका मतलब इसमें फोर्स आपका ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन 45 इक्वल टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट। सो दिस फोर्स इंटू साइन 45 इक्वल टू 25, यानी कह सकते हैं कोई नाम दे दो, इसका नाम दे दो C। तो FAC इंटू साइन ऑफ 45 इक्वल टू 25, तो FAC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई रूट टू। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी ये हो जाएगा 25 रूट 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका 25 इधर से आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर बैलेंस करेंगे हॉरिजेंटल वाले को,
तो ये 25 आपका इधर की तरफ जा रहा था 25 √2, तो इसका कंपोनेंट आपका फोर्स इधर की तरफ जाएगा। तो ये 25 √2 इंटू कॉस 45 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा 25 kN। ठीक है, तो यहाँ पर 25, तो यहाँ पर भी आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ए बी मेंबर में ही पूछा वो, तो अगर हम लोग इस ज्वाइंट पर ए पर बैलेंस कराएं, तो ए ज्वाइंट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये ए ज्वाइंट पर ऐसा एक तरफ ऐसा फोर्स लग रहा है, इसमें हमें नहीं पता कैसा लग रहा है। तो जब भी इन फ्यूचर अगर हम लोग बैलेंस कराएंगे, ये आपका ऐसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम एडजेक्टिव से। ठीक है, ये इधर की तरफ लग रहा है। अगर ये इधर की तरफ लग रहा है, तो ए ज्वाइंट पर कोई बैलेंस करने वाला नहीं है इस इंस्टेड ऑफ दिस मेंबर। तो ए मेंबर क्या करेगा, इधर की तरफ ए की तरफ जा रहा है, तो ए से दूर की तरफ जाएगा। तो यानी ये फोर्स मल्टी प्लस दिस फोर्स इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन आपका फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे दिस फोर्स इनटू दिस एंगल, ये 45 है। दिस फोर्स इनटू दिस साइन 45, यानी दिस फोर्स इनटू कॉस 45, दोनों बैलेंस कर लेगा। तो कॉस 45 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 √2। और ये 25 √2 आपका ये भी आ जाएगा 25 √2। तो ये आपका अपवर्ड की तरफ लग रहा था, तो ये यहाँ से डाउनवर्ड, और ये आपका ऐसा लगेगा। इसमें आपका 25 √2 आपका आंसर यही आ गया, लेकिन हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे। आपका आंसर होगा 25 √2 टेंशन में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये भी इधर की तरफ सी ए ज्वाइंट पर हॉरिजेंटल में 25 √2 इंटू दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाई कॉस 45 और मल्टीप्लाई बाई 1/√2 कॉस 45। इस फोर्स का भी बैलेंस इधर जाएगा 25 √2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल, यानी 50 kN आपका आएगा। और ये 50 kN जब आप देखिएगा, मैं यहाँ से इंक चेंज कर दे रहा हूँ। जो जब आप 50 kN देखिएगा, तो ये इस तरीके से लगेगा। ये आपका दोनों की साइड डायरेक्शन ऐसी हो रही है, यानी इस डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में यहाँ पर 50 kN का एक लोड लगाएंगे। ठीक है, यानी इस मेंबर में। अगर हम लोग उसके बाद देखें, तो इस मेंबर में आपका ऐसे 50 kN लोड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आज इस साइड भी देख लेते हैं। अगर इस साइड पे हम लोग देखेंगे, तो ये 25 ऊपर लग रहा है, तो ये 25 √2 सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका 25 √2 इधर आ जाएगा। और जब हम लोग बैलेंस करेंगे, ये इसमें तो वर्टिकल में जीरो गया। तो जब हम लोग इधर देखेंगे, यानी इस मेंबर में, तो ये आपका सिमिलर इधर से, तो ये भी आपका आ जाएगा, दिस ऊपर जा रहा, तो ये आपका जाएगा नीचे, तो ये भी आपका 25 √2 आ जाएगा। अगर मैं इस ज्वाइंट को देखूं, तो इधर आपका 25 √2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, यानी कॉस 45, प्लस 25 √2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, दिस √2 दिस √2 कैंसिल, यानी 50 kN आपका इधर जा रहा है, तो इधर 50 जा रहा। तो आप इस ज्वाइंट पर अगर हॉरिजेंटल में देखिएगा, इधर भी 50 जा रहा है, इधर भी 50 जा रहा है, यानी दोनों से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको बुक वगैरह का आंसर देखने के लिए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो, बट अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर अ कैंटिलीवर फॉर अ गिवन फिगर मोमेंट एट ए, ठीक है, एंड कुछ फॉर एंड इज फिक्स। ठीक है, तो एम ए की वैल्यू चाहिए आपको। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि जब भी अपन के पास फॉर एंड फिक्स हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक मोमेंट लगा रहे हैं ताकि ये थीटा आपका डेवलप हो जाए, तो इस तरीके से अगर ये डेवलप हो रहा है, तो हमें ये थीटा की वैल्यू कितने, यानी ये मोमेंट कितना लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे इसका स्टिफनेस। तो स्टिफनेस पैरामीटर दो होता है। अगर आपका फॉर एंड फिक्स है, तो स्टिफनेस पैरामीटर आता है 4EI/L। अगर आपका फॉर एंड हिंज है, तो स्टिफनेस पैरामीटर आता है K इक्वल टू 3EI/L। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो फॉर एंड फिक्स है, तो फॉर एंड फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4EI/L। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि m इज इक्वल टू होता है K मल्टीप्लाई बाई थीटा। ठीक है, और यहाँ पर F इज इक्वल टू होता है K मल्टीप्लाई बाई डेल्टा। ठीक है, एक्सियल स्टिफनेस में यहाँ पर डेल्टा आएगा। ठीक है, और मोमेंट के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर थीटा आएगा। तो m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, a के अबाउट लिख रहे हो तो थीटा a लिख सकते हो। यहाँ k की वैल्यू हो जाएगी 4EI/L मल्टीप्लाई बाई थीटा a। ठीक है, तो आंसर होगा 4EI/L थीटा a। आपका ये पार्ट तब था आंसर जब ये आपका एक हिंज होता, जब ये हिंज होता तब आपका एक पहला वाला पार्ट सही था। दूसरा वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता, 6EI/L ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो तब था, तब है जब आपका फॉरेन फिक्स है, ये तब है जब आपका फॉरेन हिंज हो गया।
तो यहाँ पर एक बोला है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मान लो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर मिल रहे हैं, ओ ए बी करेस्पॉन्डिंग सी। तो ओ ज्वाइंट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, जैसे देखो ओ से आपके तीन मेंबर मिल रहे हैं, ओ सी है, ओ बी है, ओ ए है। तो हर एक पैरामीटर की स्टिफनेस अलग अलग होगा, हर एक का अलग अलग होगा। यानी हम लोग निकाल लेंगे, जैसे मान लो कि मैंने फिक्स मान लिया इसको, इसको फिक्स मान लिया और इसको हिंज मान लिया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको हमने हिंज माना तो कुछ ये इस तरीके से होगा। ये फिक्स है तो एल कॉमा यही हर एक मेंबर का सेम है, एल कॉमा यही, इसका भी है आपका एल कॉमा यही। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले के ओ ए, फॉर एंड फिक्स है तो ये हो जाएगा 4ei/l, अभी हमने डिस्कस किया। के ओ बी इज इक्वल टू, ओ पर खड़े हो जाओ, बी को देखो ये भी फिक्स है तो 4ei/l हो जाएगा। अगर हम लोग के ओ सी देखें, ओ सी इज इक्वल टू ओ से, सॉरी, ओ से ए तो आपका हिंज था, सॉरी, ये आपका ओ से सी मान लीजिए कि पहला ओ से सी था। अगर हम लोग ओ से ए देखें तो ये हिंज है, तो ये हो जाता है आपका 3ei/l, क्योंकि फॉरेन कैसा है, हिंज है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि जिस मेंबर के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो, जैसे मानो के ओ ए निकालना, के ओ बी निकालना, के ओ सी निकालना, तो यहाँ पर के लिखना है तो उस मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर डिवाइडेड बाय उस ज्वाइंट से जितने आपके मेंबर मीट कर रहे हैं सबका स्टिफनेस। तो अगर मैं लिखूं समेशन के, तो के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस ये क्या आ जाएगा, के ओ सी। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 4ei/l, वैसे ऐड कर दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू ऊपर लिख करके 4ei/l प्लस ओ ए की वैल्यू 3 प्लस ओ बी की वैल्यू 4ei/l प्लस ये हो जाएगा 4ei/l ओ सी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू, तो ये 11ei/l आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मुझे लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ ए, तो के ओ ए कितना है आपका, 3ei/l। ठीक है। तो ये आपका बाई एल डिवाइड बाई ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, 11ei/l। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 3/11। अगर मैं बात करूंगा के ओ बी, तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओबी, तो के ओ बी डिवाइड बाई समेशन के। ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा 4ei/l डिवाइडेड बाई 11ei/l। ठीक है, 11ei/l। तो ये कैंसल आउट, बच के आ जाएगा कितना, 4/11। अगर हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ सी, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4ei/l डिवाइड बाई 11, यानी 4ei/l, 4/11। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी ज्वाइंट पर n नंबर ऑफ मीट कर रहे हैं मेंबर और सबका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐड करें तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट जॉइंट ए, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ ए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ बी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ सी। जब आप देखिएगा ओ ए के लिए तो 3/11 प्लस ओ बी के लिए 4/11 प्लस ओ सी के लिए कितना हो जाएगा, 3/11। तो 11/11 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट्स कितना होता है। तो हर एक जॉइंट पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम, आपका एडिशन होगा 1 होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये स्लाइड आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसने बोला कि ये आपका फोर्सेस इन द मेंबर्स बीसी में कितना फोर्स जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। और यहाँ पर आप क्या करिए, जब बाइफरगेट करोगे मिड पे, तो ये आपका 30 और 30 डिग्री में बाइफरगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मान लो इस मेंबर में और इस मेंबर में फोर्स जो है वो आपका FBA है, और इसमें मान लो आप टेंसाइल मान लो पहले, FBC। यहाँ पर हमने दोनों फोर्सेस को टेंसाइल माना। अगर आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कंप्रेशन दे देंगे। अगर पॉजिटिव आया तो ये टेंसाइल ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया तो हमारा कंप्रेसिव हो जाएगा। तो इस जॉइंट को आप कट करके यहाँ पर रख लीजिए। तो बी को जब हम लोग देखेंगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, इसको लिखेंगे FBC और इसको लिखेंगे FBA। और यहाँ पर है आपका 5 kN। और ये जो एंगल है ये आपका 30 और ये भी आपका 30। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें समेशन Fy = 0, तो यहाँ से इसका वर्टिकल कंपोनेंट FBA cos थीटा, FBC cos थीटा।
तो लिखेंगे एफ बी ए कॉस थीटा प्लस एफ बी सी कॉस थीटा। इतना टाइम हम लोग को नहीं लगाना ऑब्जेक्टिव में। हम लोग देखेंगे कि दोनों वर्टिकल में आपका जीरो हो रहा, कोई वर्टिकल लोड नहीं है, यानी दिस फोर्स और दिस फोर्स हमेशा इक्वल होगा, यानी एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी सी। शॉर्टकट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इधर इसका कॉस का कंपोनेंट, इधर इसका साइन का कंपोनेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बी ए। देखिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो हमने बेसिक सिखा रखा है, एक दिन फोर्सेस कंपोनेंट हमने सिखाया था। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले आप इसका पहले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें हमने लिखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसमें हम लोग फोर्सेस का कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। वो आप वीडियो देख लेना, उस सेशन को देख लेना। उसमें आपने बाइफरकेट प्रॉपर कर रखा है कि कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। तो वहां पर हम लोगों ने दिखाया था कि इस डायरेक्शन में जाएंगे माइनस होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे प्लस होगा, ये आपके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एफ बी ए साइन 30, ठीक है। और इधर की तरफ देखेंगे तो प्लस एफ बी सी, और ये माइनस का क्योंकि ये राइट लेफ्ट साइड लग रहा है, एफ बी सी साइन 30, और ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एफ बी ए यानी बी सी हमें निकालना है, तो एफ बी ए को आप बी सी में रख लो, तो माइनस बी सी हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एफ बी सी। सेम पैरामीटर यानी 2 साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी एफ बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कंप्रेशन। तो आंसर जो होगा आपका 5 किलो न्यूटन कंप्रेशन, यानी डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं कि ये वैल्यू है एम एफ ए बी का, और ये वैल्यू है आपका एम एफ बी ए का, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जैसे फिक्स बीम हो गया, ये फिक्स बीम, यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है एम का, ये बोला एक फिक्स बीम है, स्पॉन एल है, जिसका स्पैन एल है, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस बी में मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ए डिस्टेंस है, और यहाँ से ये आपका बी डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू आपका 2 है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमने ब्रॉडली डिस्कस कर रखा है। और सिविल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है दोस्त कि आपको पहला सब्जेक्ट यानी पहला लेक्चर तो आपको जरूर आना चाहिए, और पहला लेक्चर तो आपको देखना ही पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आप क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बता रखा है कि डी एस इज इक्वल टू 2 आता है, वहाँ कैसे आता है वो सारे ब्रॉड पैरामीटर हमने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए टाइम को बचाते हुए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली स्किप कर देते हैं, और इसको देखने के लिए आप फर्स्ट सेशन में चले जाएं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दो आपकी स्टार्टिंग इंडिटरमिनेसी, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो पूछ रहा है एम एफ ए बी, यानी इस एंड पर मूवमेंट और इस एंड पर, यानी उसने पूछा है फिक्स इन मूवमेंट एट ए, ए पर आपका फिक्स इन मूवमेंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करना, और मुझे आंसर बताना कि कौन सा का जो मैंने बताया ये सही है या नहीं। आप क्या करो, और इसके पहले मैंने एक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का एक टेबल बना के दिया था आपको याद करने के लिए, ठीक है, और बोला था इस पैरामीटर को याद कर लेना। मोस्टली एग्जाम में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है वो, या तो वो उसका अप्लीकेशन दे देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि ये हमारा एम एफ बी ए लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्टिकल डायरेक्शन बी भी आ रहा है। तो दो कंपाटिबिलिटी कंडीशन, यानी डेल्टा बी फाइनल आपका जीरो होगा, थीटा बी आपका फाइनल जीरो होगा, तो इक्वेशन ये हो जाएगा। और दूसरा हम लोग समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर चार इक्वेशन, चार अननोन हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले कि एक आपका मोमेंट लग रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ए डिस्टेंस और ये आपका बी डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका एक इलास्टिक कर्व बनेगा। दूसरा मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर आपको एम एफ ए बी एक लग रहा है। अगर मैं तीसरा देखूँ तो यहाँ पर एक बी बी लग रहा है। तो तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो फर्स्ट वाला डायग्राम का इफेक्ट मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसको मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा, इसका जो इलास्टिक कर्व बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, यानी ये जो आपका आएगा ये आपका डेल्टा बी डाउनवर्ड आएगा, यानी ये इसका नहीं, ये तो ओवरऑल का है। इसका अलग इंडिविजुअल इफेक्ट देखेंगे तो ये आपका डेल्टा बी डाउनवर्ड आएगा, ठीक है।
और यहाँ से आप देखोगे हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाएगा जिसको अपन थीटा भी, तो ये फर्स्ट केस है तो यहाँ पर फर्स्ट लिखना। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज आपको ऐसा है, ये आपका फर्स्ट है, यानी डेल्टा बी आपका सेकंड केस है, तो अपन इसको सेकंड केस मान के चलेंगे। ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो एक स्लोप एंगल आएगा जिसको अपन थीटा बी सेकंड लिखेंगे। और ये हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा बी अपवर्ड। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो हमारा एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा बी थर्ड मिलेगा। तो ये आपका थर्ड केस है। तो हम लोग यहाँ पर प्लस साइन, डाउनवर्ड को प्लस लेंगे, डाउनवर्ड को प्लस, अपवर्ड को माइनस लेंगे डिफ्लेक्शन में, और जो आपकी थीटा क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव, थीटा एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम लोग देखें डेल्टा बी फाइनल आपका जीरो है, यहाँ पर हमने लिखा है, तो डेल्टा बी ऑफ फर्स्ट डाउनवर्ड लग रहा पॉजिटिव, डेल्टा बी ऑफ सेकेंड डाउनवर्ड लग रहा पॉजिटिव, माइनस ये ऊपर की तरफ लग रहा डेल्टा बी ऑफ थर्ड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे थीटा बी ऑफ फर्स्ट प्लस थीटा बी ऑफ सेकेंड। ठीक है। और ये आपका दोनों क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और बाकी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस थीटा बी हम लोग लिखेंगे थर्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला वीडियो देखना, उसमें हमने डेल्टा की वैल्यू सारे दे रखा है। वहां से आप क्या करना, हर एक की डेल्टा निकालना, हर एक का थीटा लिखना, और उसके बाद यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करना। यहाँ से एम एफ ए बी, एम एफ बी ए निकलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट के इधर हम लोग एक मोमेंट ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारा एम एफ ए बी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन का सॉल्व करा दिया है, सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन का हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें आधे घंटे चाहिए, हाफ एन आवर। ठीक है। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना कि हाँ सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको सोल्यूशन के लिए एक अलग सेशन रख दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डेटा याद कर लेना, ये डेटा, और ये डेटा आपका डिराइव इसी फॉर्मूले से आएगा। ठीक है। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक बीम है ऑफ स्पान एल इज फिक्स्ड एट वन एंड, यानी एक एंड को इसने फिक्स कर रखा है, स्पान एल दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड एट अदर एंड, यानी सिंपली सपोर्टेड, चाहे हिंज बना दो आप चाहे रोलर बना दो, बात सेम है। इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी यूडीएल लोड ऐसा ले रखा है, इसकी वैल्यू है डब्ल्यू पर मीटर। ठीक है। और हुज इस होल स्पान द रिएक्शन एट आर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है। और इसके लिए हमने एक अलग से, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ आपका। ठीक है। जिसमें यहाँ पर इसने रिएक्शन ही पूछा है, हमने यहाँ पर मूवमेंट, पॉजिटिव, सैगिंग मूवमेंट, हॉगिंग मूवमेंट, ये सारा डेटा कराया हुआ, ऊपर की वीडियो आप देखना एक बार। तो यहाँ पर ये प्रॉप्ड रिएक्शन भी कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू आती है 3 WL/8। वहां पर जितने पैरामीटर, जितने पीओसी बन सकते थे, सारे पीओसी को हमने दिखाया था, पीओसी का लोकेशन भी दिखाया हुआ, तो उस क्वेश्चन में हमने ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ, आप देख लेना उस वीडियो को। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3 WL/8 का। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है। हम लोग जानते हैं रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम बोला, प्लेन फ्रेम मतलब 2D, प्लेन जहां पर बोलते हैं हम लोग 2D बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जब भी कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, फ्रेम का, तो फ्रेम में हम लोग जानते हैं कि हर एक जॉइंट रिजिड जॉइंट से कनेक्टेड होता है, इसलिए हम लोग इसको रिजिड जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसके लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का एक फॉर्मूला होता है, ds इज इक्वल टू प्लेन के लिए 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस आर डैश। ठीक है। आर डैश हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई इंटरनल हिंज नहीं, तो आर डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है। जे को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ जॉइंट, जे को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ जॉइंट, सो नंबर ऑफ जॉइंट आपके यहाँ पर कितने हैं, 14 है। ठीक है। सो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 × 14। और आर ई को बोलते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तो इसने दे रखा है 3 सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है। प्लस अब इसने दे रखा है 15 मेंबर है, तो यहाँ से हम लोग का 3 × m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर होता है 15 हो गए, तो ये आपका 48 माइनस 14 त्रिज्या, तो 42, तो 42 इज इक्वल टू 6। आंसर आपका जो होगा वो आपका सी पार्ट होगा, 6। ठीक है। सो ये आपका 9 का क्लियर होगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर यही आपकी 3D का होता है, यानी स्पेस स्ट्रक्चर होता है, तो डीएस इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 6m प्लस आर ई माइनस 6j माइनस आर डैश। अगर यही आपका पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी आपका जो वैल्यू होती है ट्रस स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग लिखते हैं डीएस इज इक्वल टू m प्लस आर ई माइनस 2j। और आपका डी एस इज इक्वल टू, ये आपका 2D में हो जाएगा, यानी प्लेन स्ट्रक्चर,
ठीक है। m इज इक्वल टू एम प्लस डी एस इज इक्वल टू एम प्लस आर ई माइनस थ्री जे, ये आपका हो जाता है स्पेस स्ट्रक्चर यानी थ्री डी के लिए। तो ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, रिजिड जॉइंटेड के लिए, और ये आपका पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। तो हमारा आंसर हमने इसको देखा थ्री एम प्लस आर ई माइनस थ्री जे माइनस आर डैश इन केस ऑफ द रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए तो देखते ही आंसर मार दोगे, अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये हॉरिजेंटल पूछ के क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया। अगर ये वर्टिकल पूछता तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। ठीक है। तो हम लोग हॉरिजेंटल का डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, वर्टिकल के लिए कैलकुलेशन देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर माने कि ये लेंथ एच है, लेंथ एच है, तो यहाँ पर ये सी पर पूछा हुआ है, तो सी पर हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट पूछा, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है। तो अगर आपका सेम लोडिंग है, एक बार हम लोग इस ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ, P हो गया, ये आपका L हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, और ये आपका C हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जब भी हम लोग हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट जितना आपका इस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा उतने आपका ये भी हॉरिजेंटल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो आपको इसको रोके। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका डेल्टा एच ऑफ सी हो जाएगा पी एच क्यू डिवाइडेड बाई थ्री है। ठीक है। और अगर हम लोग डेल्टा बी कॉमा सी यानी वर्टिकल देखें, तो ये जो बीम आपका डिफ्लेक्ट करेगा यानी जो फ्रेम है, ये डिफ्लेक्ट इस तरीके से कुछ करेगा, यानी कैंटिलीवर ये ऐसा और उसके बाद ये ऐसा बनेगा। तो यानी ये जो हमारा डिफ्लेक्शन जाएगा यहाँ पर दोनों की वजह से, तो एक तो हमारा ये वर्टिकल पी एच क्यूब बाई थ्री आई तो जाएगा ही, प्लस ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपका ये थीटा बनेगा वही आपका थीटा ये भी बनेगा क्योंकि रिजिड ज्वाइंटेड है, और ये इसका थीटा मल्टीप्लाई बाई ये एल करोगे तो ये आपका क्या दे देगा, यानी ये डिस्टेंस करोगे तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे देगा। तो यहाँ से हमारा थीटा ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना एल। तो हम लोग जानते हैं कैंटिलीवर बीम में यहाँ पर आप लोड लगाए हो तो डेल्टा इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाई थ्री आई आएगा, और थीटा बी इज इक्वल टू आएगा पी एल स्क्वायर ओवर टू आई। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा पी एच क्यूब बाई थ्री, वर्टिकल निकाल रहे हैं, प्लस थीटा की बी की वैल्यू पी एच स्क्वायर ओवर टू ई आई मल्टीप्लाई बाई एल। तो यहाँ से देखोगे तो ये आपका पी एच स्क्वायर ओवर ई आई कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपकी टू की कमी है तो ये हो जाएगा टू एच प्लस थ्री एल डिवाइडेड बाई हो जाएगा सिक्स। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वर्टिकल के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा और हॉरिजेंटल के लिए ऐसा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसका आंसर बताना। ये आपका हाइट एच है और यहाँ पर हमने एक लोड लगाया, ये आपका लेंथ एल है। ठीक है। आप ए करेस्पॉन्डिंग बी करेस्पॉन्डिंग सी, डेल्टा एच सी और डेल्टा वी सी आपको निकाल के बताना है। आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो दो तीन बार पूछा हुआ है और एईजी में भी पूछा हुआ है। ठीक है। तो आपको ये दोनों निकालना है, अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं एक सेशन इसके लिए अलग से रखूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर तो ये सही है। इसमें हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए, अभी हमने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आप क्या करिए, सबसे पहले के ओ ए लिखिए। तो के ओ ए, एंड कैसा है, फिक्स है, तो इसके लिए हो जाएगा फोर, ई आई की वैल्यू इस मेंबर की कितनी है, टू ई आई, डिवाइड बाई लेंथ की वैल्यू कितनी है, एल इज इक्वल टू फोर है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये फोर टू फोर कैंसिल हो जाएगा, आएगा टू ई। ठीक है। अगर हम लोग के ओ बी देखें तो ये हो जाएगा ओ बी, बी भी आपका फिक्स है तो इसका भी फोर ई बाई एल, एल की वैल्यू फोर मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू 1.5 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा ऐसा होगा कि ये फोर टू फोर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1.5 है। अगर हम लोग दूसरे को देखें के ओ सी को, तो ओ से सी को देखेंगे तो ये हिंज है, तो ये हो जाएगा थ्री ई आई बाई एल, एल की वैल्यू आपकी कितनी है 6 मीटर, ई आई की वैल्यू उतना ही है, यानी ये 0.5 है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करें समेशन ऑफ के, तो सब तीनों को ऐड कर दो, टू ई आई 1.5 ई आई प्लस 0.5 ई आई, तो ये आपका हो जाएगा फोर ई आई। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ ए इज इक्वल टू के ओ ए डिवाइड बाई समेशन ऑफ के, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 2 EI डिवाइडेड बाई 4 EI। तो डायरेक्टली हम लोग कहेंगे दिस टू दिस कैंसिल इक्वल टू 0.5। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओबी, ओबी के लिए कितना होगा 1.5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 4 EI, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये 4 3 12 यानी 0.375, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओसी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 4 EI, तो ये देखोगे 0.125 EI। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 0.5, ओबी का पूछा हुआ तो ओबी का आपका 0.375 आ रहा है, तो आंसर जो होगा वो आपका डी पार्ट होगा। क्या देखिए आंसर हमारा कैलकुलेशन सही है। आप चारों तीनों को ऐड करिए, इस जंक्शन पर देखिए ओ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आ रहा है, तो 0.5 प्लस 0.375 प्लस 0.125, तो ये दोनों मिला के 0.5, और ये भी आपका 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट वट एवर आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से चेक भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं। यहाँ से हम लोग जब भी एक टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में कि इनडिटरमिनेट को हम लोग सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं, तो मैट्रिक्स मेथड में आपके पास दो होता है, एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड होता है और एक होता है आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में बात करें तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स मेथड भी बोलते हैं इसको, और एक होता है कंपैटिबिलिटी मेथड भी इसको बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग FFC यूज करते हैं। F स्टैंड फॉर फोर्स, F स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड C स्टैंड फॉर कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को अननोन पैरामीटर मानते हैं, क्योंकि जहां पर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी था हम लोग माने थे कि वहां पर फोर्सेस पैरामीटर को वो डिनोट करता है। दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक काइनेमेटिक, तो स्टिफनेस में हम लोग काइनेमेटिक यूज करते हैं। इस मेथड को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो भी हम लोग अननोन सॉल्व करते हैं वो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी अननोन होता है वो फोर्सेस पैरामीटर अननोन होता है, यहाँ पर जो भी अननोन होता है वो डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर अननोन होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अगर ये डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर है तो ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को रेफर करेगा। ठीक है, अगर ये आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है तो ये फोर्सेस पैरामीटर को डील करेगा। ये सारे पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किया है जब आपको स्टैटिक और काइनेमेटिक इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, तो फिर हम लोग यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसने बोला के आई जे, तो यहाँ पर ध्यान रखना के आई जे और एक एफ आई जे होता है। यहाँ पर तो के आई जे उसने पूछ लिया, अब आपको एफ आई जे भी पूछता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग के आई जे की डेफिनेशन लिखें तो के आई जे इज इक्वल टू, अभी हमने बोला था एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो एनर्जी को हमने लिखा था फोर्सेस, अगर पैरामीटर निकालना है तो एनर्जी डिवाइड बाय हम लोग वहां पर क्या लिखते थे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे एनर्जी डिवाइडेड बाई फोर्सेस पैरामीटर। तो इन दोनों के रिलेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी स्टिफनेस वैल्यू होती है के इज इक्वल टू वो फोर्स पी डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा, और एफ को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको डेल्टा डिवाइड बाई पी, वाइस वर्सा एक दूसरे को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मैट्रिक्स ऑफ के मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ऑफ एफ, यानी स्टिफनेस मैट्रिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की हमेशा वैल्यू जो होती है वो आपकी यूनिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपकी यूनिटी हो जाएगी दोनों केसेस, कि आपकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स है दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा। तो ये एफ आई जे का कहने का मतलब और के आई जे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि के आई जे और एफ आई जे का मतलब क्या है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले के आई जे, तो के आई जे का हम लोग का जो डेफिनेशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, के आई जे और एफ आई जे। देखिए के हमने लिखा के को फोर्स डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट,
और एफ को लिखा डेल्टा डिवाइडेड बाई पी। देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग इस डेल्टा को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, और इस पी को हम लोग फोर्सेस पैरामीटर बोलते हैं। अगर हमें किसी पैरामीटर में स्टिफनेस को हम लोग फोर्स पैरामीटर बोल सकते हैं कब? जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर को कितना रख दें? यूनिटी रख दें। यानी यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए जितना फोर्स रिक्वायरमेंट होता है किसी मेंबर में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस। क्या बोला हमने कि किसी भी मेंबर में यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका होता है लिखने का, मैट्रिक्स मेथड एक ब्रॉडली टॉपिक है आपका जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट यानी आपका फोर्सेस पैरामीटर डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड करता है। तो ये आईजे का कहने का मतलब क्या है? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि हम लोग का ये फोर्सेस पैरामीटर है, ठीक है। तो पहले वाले को हम लिखेंगे फोर्स, ठीक है। तो लिखेंगे फोर्सेस पैरामीटर एट आई ड्यू टू अप्लाइंग ड्यू टू अप्लाइंग द यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट जे। क्या लिखा हमने कि ये आपका फोर्सेस पैरामीटर हमें मिलेगा कहां पर? जो हमारा पहले लिखा होगा आई, और हम लोग ये डेल्टा लगाएंगे कहाँ? जे पर, ठीक है। सेम एज इट इज एफ आई जी को क्या लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पर यूनिट फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ मेजर करेंगे? आई पर मेजर करेंगे, और लगाएंगे कहाँ? फोर्स जे पर। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर एट आई ड्यू टू अप्लाइंग due to applying the unit force या यूनिट फोर्स एट जे, ठीक है। तो ये आपका गेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट गेट और ईएस का क्वेश्चन उठाया था, ये गेट और ईएस में दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आउट हुआ है तो ये इस पे भी क्वेश्चन के तरीका है पूछने का, और जो अभी हमने ऊपर आपको बताया वो सारे पैरामीटर पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग इस के आई जे को लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि के आई जे की जो मैट्रिक्स होगी वो ऐसा K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33, ठीक है। इस बार 2019 में भी मेंस का पेपर हुआ था महाराष्ट्र पीएससी का, ठीक है। उसमें भी स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन उठाया था। तो अगर आप एई असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो स्ट्रक्चर आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्त, ठीक है। इसको आप पढ़ के जाना ही जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेंबर को हम लोग बोलते हैं K11, K22, K3 को मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक हमेशा होगी। K21 की वैल्यू K12 आएगा। मैं अगर आपको मेमोराइज कराऊं या रिमाइंड कराऊं तो आपने एक सोम में स्ट्रेस टेंसर पढ़ा था, ठीक है। टाउ आई जे इक्वल टू सिग्मा 11 टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड एक्स 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 सिग्मा एक्स एक्स टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई, और यहाँ पर लिखा था फिर आपने टाउ वाई जेड, फिर यहाँ से आपने लिखा था टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई सिग्मा जेड जेड। तो सिग्मा को हमने ये टर्म को हमने नॉर्मल स्ट्रेसेस बोला था, बाकी सबको शियर स्ट्रेसेस बोला था। और हमने वहां पर बोला था कि दो आपके ये प्लेन अगर 90 डिग्री है तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स हमेशा मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी हमेशा क्या होगा आपका सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। वही सेम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, जो भी हम लोग ये के आई जे पढ़ रहे थे। फोर्सेस पैरामीटर एट आई, तो आई पर फोर्सेस पैरामीटर दो जगह दिया हो, ये तो गलत हो गया, ये डिफॉर्मेशन एट आई नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा पार्ट? ए पार्ट होगा आंसर आपका, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा ए पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर होगा ए पार्ट। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ बीम ऑफ EI, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं सारे को। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो
यहां से ये ऐसा पूछ रहा है, ये ऐसा पूछ रहा है कि एक बीम है, यही कांस्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालिए। ये आपको एम एम दे रखा है, एम एम दे रखा है, और जैसे मैंने ट्रिक से बताया वही ट्रिक आप यूज करो, क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, तो उस ट्रिक से अगर हम लोग यूज करेंगे तो एम नेट इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज दोनों। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपका दोनों के बीच में लेंथ एल है, तो दोनों जगह आपका वर्टिकल रिएक्शन आएगा। वर्टिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में अपन को नहीं पता, तो 2m नेट आया, तो हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू एम नेट डिवाइडेड बाई एल आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2m डिवाइड बाई एल। तो ये आपका 2m डिवाइडेड बाई एल तो आएगा, यहाँ पर भी 2m डिवाइड बाई एल आएगा। अब आप अगर देखोगे तो नेट आपका 2m आपका क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी हमें एंटी क्लॉकवाइज लाने के लिए ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, सॉरी ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एस एफ डी ड्रॉ करेंगे। एस एफ डी अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आपका डाउनवर्ड, ये आपका अपवर्ड, और दोनों के बीच में आपका कोई भी इसके बीच में लोड नहीं लग रहा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एफ डी। ठीक है, जब भी हम लोग बीएमडी ड्रॉ करेंगे इसका, तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि इसका स्लोप हमेशा शियर फोर्स कांस्टेंट है, और हम लोग जानते हैं वी एक्स इज इक्वल टू डी एम एक्स बाई डी एक्स, और हम लोग जानते हैं डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी एक्स। दिस इज द स्लोप ऑफ एस एफ डी एंड दिस इज द स्लोप ऑफ बीएमडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका बीएमडी का जो स्लोप रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पर। ठीक है, और स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो ए पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, तो ए पर आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, लेफ्ट साइड से चल रहे हो ऊपर चले जाओ, राइट साइड से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, राइट साइड से आप आओगे नीचे जाओगे। यहाँ पर मिड पे एक बार मूवमेंट चेक कर लो कि कितना मूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम क्लॉकवाइज माइनस ये 2m/l का एंटी क्लॉकवाइज, तो 2m डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस आपकी कितनी है यहाँ से, l/2। सो ये आपका l/2, दिस टू दिस कैंसिल यानी जीरो। तो यानी यहाँ पर एक आपका स्लोप कांस्टेंट, तो स्लोप एक कांस्टेंट होगा आपका, ये आपका ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर ये m, ये m है, ये आपका l/2 है, ये भी आपका l/2। तो ये जो आपका स्लोप बनेगा, यहाँ पर आपको थीटा पूछा था, तो इसका एरिया आपका इसका स्लोप हो जाएगा थीटा ए, और इसका एरिया बीएमडी का, इसका एरिया किसका स्लोप हो जाएगा इधर का, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई एम इंटू l/2, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई 4, और ई आई टर्म तो आएगा ही क्योंकि एम बाई ए डायग्राम हम लोग बनाते हैं इसका, तो एम एल ओवर 4, ये आंसर हमारा होगा सी पार्ट। ठीक है, सो अब आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये बात करेंगे कि यहाँ से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, ईएस और गेट का भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ईएस और गेट का। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये देखिए। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि इंटरनल हिंज पर हमेशा मूवमेंट जीरो होगा, अगर नहीं पता तो आप लिख लीजिए कि इंटरनल हिंज पर हमेशा आपका मूवमेंट जीरो होता है। ये एक एडिशनल इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉसिबल है। आंसर इसका एक पार्ट आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर का एक डेफिनेशन होता है कि कैरी ओवर फैक्टर इक्वल टू होता है एम अप्लाइड, सॉरी यहाँ पर आपका होता है कि कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय एम अप्लाइड। ठीक है, और ये कैरी ओवर मूवमेंट का डेफिनेशन होता है कि नियर एंड पर आप मूवमेंट लगाओ, नियर एंड पर आप मूवमेंट लगाओ एम का, फॉर एंड पर जितना डेवलप होगा, फॉर एंड पर जितना एम डेवलप होगा वही आपका सी ओ एम कहलाएगा, कैरी ओवर मूवमेंट। ठीक है, तो जो दोनों का रेशियो होता है, जितना आपका डेवलप हुआ और जितना आपने लगाया, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग दोस्त कैरी ओवर फैक्टर की बात करें तो सी ओ एम कैरी ओवर मूवमेंट डिवाइडेड बाई अप्लाइड मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ऐसा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मूवमेंट पता होना चाहिए कि एम ए डेवलप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रिएक्शन निकाल लें कि इस वीवी का रिएक्शन कितना होगा। तो अगर आप देखोगे तो एफ इंटरनल इंज को मैं एक सी पॉइंट दे रहा हूँ, तो मोमेंट अबाउट सी जीरो होना चाहिए, चाहे आप राइट साइड से चलिए चाहे आप लेफ्ट साइड से चलिए। तो हमें पता है राइट साइड से एक ही इक्वेशन है, वीवी अननोन है, बाकी एम तो पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से ले लो, तो ये आपका एम मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, राइट साइड से पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप इसको मान लो कि वी भी आपका डाउनवर्ड लग रहा है,
तो वी बी इंटू बी हो जाएगा माइनस का, क्योंकि क्लॉकवाइज राइट साइड से निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वी बी देखें तो ये आपका हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई बी, और इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट जस्ट बिफोर ए पॉइंट, यानी मतलब इस फिक्स सपोर्ट के जस्ट पहले लेफ्ट साइड देखोगे तो बी माइनस नहीं, तो बी माइनस नहीं तो लोड नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा तो मूवमेंट नहीं आएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। और एक वर्ड आप लगा लेना समेसन। राइट साइड से चल रहे हो तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं पहले, माइनस बी बी क्लॉकवाइज की वजह से मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है। और यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है प्लस एम, और यहाँ पर एम ए का ऑलरेडी वो एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, एम ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वी बी की वैल्यू है एम बाई बी मल्टीप्लाई बाई एल माइनस प्लस एम इज इक्वल टू माइनस एम ए मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो एम ए इज इक्वल टू आप लिखोगे, यहाँ से एम कॉमन ले लो, ठीक है, और माइनस एल, और यहाँ पर एक काम करो, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस बी, और एम बाई बी कॉमन हो जाएगा। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका माइनस टर्म आ जाएगा, माइनस एम ए था पहले से, तो ये एल माइनस बी, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू एल है, तो यहाँ पर एल माइनस बी कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। और माइनस अगर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे माइनस एम ए डिवाइड बाई बी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जो आपका एम ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, एम ए कितना आ रहा है, एम ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, एम ए डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कैरी ओवर मोमेंट आ रहा है, यानी कि इस साइड में लिख रहा हूँ, कैरी ओवर मोमेंट इक्वल टू कितना आ गया, एम ए डिवाइड बाई बी। अप्लाइड मोमेंट आपने कितना किया था, एम किया था, एम ए डिवाइड बाई बी है, सॉरी, ठीक है। तो एम टू एम कैंसिल, यानी ये डेटा आपका कितना हो जाएगा, ए बाई बी, आंसर होगा आपका ए पार्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका लगेगा टू हिंज आर्च में, अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन है टू हिंज आर्च, थ्री हिंज आर्च का। तो यहाँ पर टू हिंज आर्च, ये थ्री हिंज आर्च है, एक हिंज आपका यहाँ पर है, एक हिंज आपका यहाँ पर है, एक हिंज आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं फिर से हिंज को बना दे रहा हूँ, ये पैराबोलिक आर्च, पैराबोलिक उसने दे रखा है, तो यहाँ पर मैं वी रिएक्शन मानूंगा, यहाँ पर मैं वी बी रिएक्शन मानूंगा, और यहाँ पर एच दे रखा है, उसने ऑलरेडी एच दे रखा है, और यहाँ पर वो डब्ल्यू दे रखा है, इन दोनों का लेंथ आपका एल दे रखा है, और यहाँ पर ये आर दे रखा है। यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कंसीडर सिमेट्रिक पैराबोला, ये आपका एल बाई टू और ये एल बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक की वजह से वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, ये भी आपका एक इंटरनल हिंज है, ठीक है। इंटरनल हिंज की वजह से आपका ये होता है कि आपका थ्री इंच आर्च एक सिमेट्रिकल आर्च है, यानी आपका सिमेट्रिकल एज वेल एज आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट पर इसको सी मान लो, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इंटरनल हिंज है। तो यहाँ पर लिखेंगे एच मल्टीप्लाई में ये आपका आर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और ये वी ए इंटू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, सॉरी प्लस का, डब्ल्यू बाई टू मल्टीप्लाई में ये आपका एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपका उसने बोला एच इक्वल टू डब्ल्यू, एच इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए तो आपका एल बाई आर का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ से एच इक्वल टू डब्ल्यू, यानी दिस टू दिस कैंसल, तो ये अब आप लिखोगे आर इज इक्वल टू एल बाई फोर, तो इसने पूछा है एल बाई आर, एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। यहाँ पर बस वही क्वेश्चन दे रखा है 16, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, डी एस इज इक्वल टू होता है थ्री सी माइनस आर डैश माइनस आर डबल डैश, आर डैश की वैल्यू सी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर एज अ कैंटिलीवर, ठीक है। और आर डैश इज इक्वल टू होता है नंबर आपका जहां पर इंटरनल हिंज जाएगा उस पे समेशन एम डैश माइनस वन, एम डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट इंटरनल हिंज, ठीक है। आर डबल डैश इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन एट सपोर्ट्स,
ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे यहाँ पर 5 मिनट में ये सब समझाना, ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अभी चले जाएंगे तो पूरा आ जाएगा अपन को। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो डी एस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने बताया जो 3c - r' -r"'। तो यहाँ पर उसने बोला कि 3 हिंज आर्च, इसके बारे में अपन नहीं जानते, इसको देखो पहले 2 हिंज आर्च। अगर हम लोग 2 हिंज आर्च बोले तो यहाँ पर एक हिंज होता है और यहाँ पर एक हिंज होता है। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है। तो यहाँ पर आपको एक कट लगाना पड़ेगा, दोनों साइड एक खाली हो जाएगा, यानी ये कुछ ये ऐसा कर्व बन जाएगा और ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये कैंटिलीवर की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर रिलीज रिएक्शन जो कहता है, अभी ये कैंटिलीवर नहीं बनेगा, यहाँ पर एक मूवमेंट की कमी है। आप यहाँ पर मूवमेंट प्रोवाइड कर दो तो ये कैंटिलीवर बन जाएगा। तो यानी आर डबल डैश की वैल्यू यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर आर डबल डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी टोटल आर डबल डैश की वैल्यू 1 + 1। 1 कहाँ पर ए सपोर्ट पर और 1 कहाँ पर होगा बी सपोर्ट पर, यानी तो टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है। कट की रिक्वायरमेंट एक पर आर डैट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज कोई इंटरनल हिंज नहीं है यहाँ पर। तो नो इंटरनल हिंज इक्वल टू 0। तो डी एस इक्वल टू 3 × 1 माइनस टू, सॉरी 0 - 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 2 हिंज आर्च इज इंडिटरमिनेट बाई 1 डिग्री, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बाई फर्स्ट डिग्री। यानी आपका बी का आपका दूसरा होगा, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा। ठीक है। अब देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 हिंज आर्च की, यानी 3 हिंज आर्च हमें पता है। 3 हिंज आर्च आपका ऐसा होता है, एक आपका यहाँ पर हिंज हो गया, एक यहाँ पर हिंज हो गया। ये आपका कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा था वो, क्या ये जरूरी है कि 3 हिंज आर्च में जो लोकेशन ऑफ थर्ड हिंज होता है वो हमेशा मिड पे लाई करे? इट इज नॉट नेसेसरी, इट मे बी एनीवेयर ऑन दिस आर्च पोर्शन। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसको मैं सी नाम दे रहा हूँ, इसको ए दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डीएस निकालना। तो सेम एज इट इज 3c - r' -r"। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक कट मार दो, चाहे इधर मार दो आप, चाहे इधर, बात दोनों एक ही जगह मारना। तो एक कट की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा अगर हम लोग देखें आर डैश, आर डैश इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था समेशन ऑफ एम डैश -1। एम डैश इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द इंटरनल हिंज। यहाँ पर इंटरनल हिंज में एक सी ए मेंबर मीट कर रहा है, एक सी बी मेंबर मीट कर रहा है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। आर डबल डैश की वैल्यू वही 1 ए पर और +1 आपका बी पर, तो यानी ये 2। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 - 2 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 - 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट। वहां पर हमने आपको ब्रॉडली डिस्कस किया पहले लेक्चर में, डीएस इक्वल टू 0, डीएस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, डीएस इज इक्वल टू लेस देन 0। इसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलते हैं, बट अनस्टेबल होता है। ये आपका डिटर्मिनेट एंड स्टेबल होता है, ये आपका इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल होता है। ठीक है। तो यहां से आपका ये हो गया। अब ये हिंज लेस आर्च, इसको हिंजलेस आर्च को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड आर्च। इसको नोट कर लेना आप, दोनों साइड आप फिक्स कर लो। ठीक है। तो फिक्स आर्च में आपको एक कट लगाना पड़ेगा, सी इक्वल टू 1 ना, यहाँ पर फिक्स ऑलरेडी या फिक्स ऑलरेडी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो डी एस आर आर डैश की वैल्यू भी 0 होगी, नो इंटरनल है। 3c - r' -r डबल डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 -0 इक्वल टू 3। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बाई थर्ड डिग्री, यानी सी का आपका पहला होगा और 3 हिंज आर्च, ए का आपका कैसा होगा तीसरा, ए का तीसरा, सी का पहला, यानी आपका दूसरा पार्ट। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सारे को इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू लिखते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो दोस्त, क्वेश्चन नंबर आप डालिएगा और वहां पर आप में बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया। तो मूलर ब्रेसलेट पहले 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने शुरू में बताया मूलर ब्रेसलेट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हम लोग फोर्सेस फंक्शन का आईएलडी ड्रॉ करते हैं, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। ठीक है। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपका राइटिंग द वर्चुअल वर्क इक्वेशन, नहीं, यहाँ पर वर्चुअल वर्क डन थ्योरम होता है, उसके हिसाब से हम लोग वर्चुअल वर्क डन निकालते हैं जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं। दूसरा कह रहा है सुपरपोजिशन लोड इफेक्ट, ऐसा भी नहीं होता। नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो बचा है, ड्राइंग द आईएलडी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एट एनी फोर्स फंक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमेशा फोर्स फंक्शन का कुछ भी डायग्राम, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाना होता तो वो डिस्प्लेसमेंट भी दे देता। ड्राइंग द आईएलडी फॉर द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, नहीं, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का नहीं होगा, केवल आपका ये फोर्सेस फंक्शन का आपका होगा। यहाँ पर वो बोला फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स, अभी हमने बताया था आपको एफ इज इक्वल टू या के इज इक्वल टू
इसको लिखेंगे F11 F12 F13, यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। F21 F22 F23, ठीक है। F31 F32 F33, सेम आज इट इज के की वैल्यू हो जाएगी K11 K12 K13 K21 K22 और ये K23, K31 K32 और ये हो जाएगा K33। यहाँ पर इसको हम लोग बोले तो इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। ये हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये रूल होता है। इसका इसका हमेशा सिमेट्रिक होगा, यानी सिमेट्रिक तभी होगा जब ये दोनों मीट करेंगे। तो पहला आपका मेन डायगोनल के एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर दे रखा डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स और नॉन जीरो, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और कि ये डायगोनल कभी K11 K22 K33 जीरो नहीं हो सकते। आपका के आई जे इक्वल टू ई आई जे भी होना चाहिए, हाँ ये भी सही है। तीसरा कह रहा दे आर इनवर्स ईच अदर, यानी के मल्टीप्लाई बाई एफ इज इक्वल टू वन। तो अल्टीमेटली के इज इक्वल टू वन बाई एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स, हाँ ये भी सही है। ए पार्ट कह रहा दे आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जो आपके ये मैट्रिक्स बनते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की बने चाहे 3 क्रॉस 3 का बने, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग का कोई कमेंट नहीं आया अभी तक, ठीक है। आप प्रॉब्लम लगता है कि आता ही नहीं आप लोग को, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर आए तो जरूर करना। तो यहाँ पर ये आईएलडी हमने बोला था कि आईएलडी उसने दे रखा है, आईएलडी को कैसे ड्रॉ करेंगे इसका जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लो कि ये एक सपोर्ट है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर भी आपका एक ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पर यूनिट लोड का हम लोग वेरिएशन लगा रहे हैं। मान लो कि ये आपका कोई ए बी पोर्शन हो गया, ये सी ई डिस्टेंस हो गया और ये स्मॉल बी और ये कोई सी सेक्शन। इस सेक्शन पर हमें शियर फोर्स का आईएलडी ड्रॉ करना है। तो जिस सेक्शन पर हमें शियर फोर्स का आईएलडी ड्रॉ करना होता है उस सेक्शन पर हम लोग कट लगा देते हैं और लोड को लेफ्ट पोर्शन में रख देते हैं और उसका डिफ्लेक्टेड शेप देखते हैं। तो अगर डिफ्लेक्टेड शेप देखना हो तो हम लोग ऐसा देखेंगे, ये हमारा ऐसा बनेगा। तो लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव शेयर फोर्स बोलेंगे, राइट साइड हम लोग पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो उसने वैल्यू दे रखा 0.75 और ये वैल्यू दे रखा 0.25। अब वो पूछ रहा है, और हम लोग बीएमडी जब आईएलडी फॉर, इसको बोलते हैं आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट सी, और हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालते हैं। तो जब भी अपन बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग हमेशा ऐसा करेंगे, इसको ट्रिक ध्यान देना। इसको ऐसा यहाँ पर लोड लगाओ, ये आपके ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस, इसका बीएमडी ड्रॉ कर दो। इसका बीएमडी ऐसा आता है, ये ऑर्डिनेट आता है डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो यहाँ पर डब्ल्यू लोड की इंटेंसिटी 1 मीटर है, 1 यूनिट है, तो ए बी बाई एल का ऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ये ऑर्डिनेट ए बी बाई एल इसने डायरेक्ट दे रखा है 2.25। यानी अगर हम लोग कहेंगे तो 3 × 9 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 9 3 12, ए बी बाई एल, ए इज इक्वल टू 3 मीटर और बी इज इक्वल टू 9 मीटर। तो यहाँ पर देखोगे ए बी बाई एल, ये आपका डेटा आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू हम लोग रख करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे 9/4 आ जाएगा। अब उस बोल रहा है कि लोड जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ कहाँ पर है, 20 kN का मिड स्पान पे। यानी मिड स्पान यहाँ से कितने डिस्टेंस होगा, 6 मीटर, क्योंकि 12 मीटर का स्पान दे रखा है। तो यहाँ पर रखिए, तो लोड आपका कितना हो जाएगा, 20 kN। तो हम लोग इसका ऑर्डिनेट निकालेंगे, ये ऑर्डिनेट इसको बोलेंगे y1 और इसको बोलेंगे y2। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आपका आएगा जब आपका लोड यहाँ पर है, इज इक्वल टू 20 × और शियर फोर्स एट सी तब आएगा जब हमारा लिखेंगे 20 × अगर ये 0.7 है तो ये 9 मीटर पे है, तो इस y1 की वैल्यू निकाल लो। और उसके बाद ये यहाँ से डिस्टेंस 6 मीटर, y की वैल्यू निकाल लो। तो लिखेंगे 0.75 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ये y डिवाइडेड बाई 6। तो 3 3 9, 3 2 6, 75 × 150, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.5। तो ये आपका हो जाएगा 20 × 0.5 इज इक्वल टू 10 kN शियर फोर्स। तो 10 kN कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद चेक कर लेते हैं कितने आ रहा है। तो ये ऑर्डिनेट आप निकालोगे। वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो इतना अगर आ जाए तो क्वेश्चन आप इसको लीड कर जाओ, यानी ये सही है। आप यहाँ पर निकाल लो ये वैल्यू, ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आपका ये इतना दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर दिया हुआ, तो वैल्यू निकाल लो।
तो यहाँ पर हम लोग लिखानेंगे 9/4 डिवाइडेड बाई, यानी ये थीटा सिमिलर ट्राइंगल, दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस वैल्यू, y2 divided by this value is the 6. So this to this cancel, 1/4 is equal to y2 divided by 6. So y2 is equal to 6 divided by 4, यानी this is the 1.5 मीटर। ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है, ये जो होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डिनेट कहते हैं इसे। बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डिनेट होती है ab/l। तो ये बताइए इसकी यूनिट कितनी आएगी, ए मीटर एल मीटर, यानी मीटर में आ जाएगी इसकी यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्डिनेट ऑफ जो बेंडिंग मोमेंट हम लोग आईएलटी लेते हैं हमेशा उसकी यूनिट होती है कितने का, कितने का होता है, मीटर का। और कोई भी चाहे हम लोग कोई भी ले, कभी भी आपका बेंड ऑर्डिनेट की यूनिट नहीं आएगी, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, यानी ऑप्शन डी सही था। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए अब यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। All the members of the frame have the same flexural rigidity. Flexural rigidity मतलब ये है। And the length of the L moment M applied the joint B. What is the rotation of the joint B? तो हम लोग जानते हैं M is equal to K into थीटा, थीटा B। यानी इस जॉइंट पर अगर हम लोग K की वैल्यू निकाल लें तो हमारा निकल जाएगा। तो K की वैल्यू सबको जोड़ दो। K ये आपका B जॉइंट है, तो के बी सी प्लस के बी ए प्लस के बी डी। बी से सी को देखिए कैसा है, ये हिंज है यानी रोलर सपोर्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 3i/l, यही सबका कांस्टेंट है, प्लस के बी ए, बी से ए को देखिएगा तो ये आपका फिक्स है, ये हो जाएगा 4ei/l। बी से डी को देखिएगा तो ये भी आपका फिक्स है, तो 4ei/l, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 11ei बाई कितना हो जाएगा l के। ठीक है, थीटा हमें निकालना है, तो थीटा बी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 11ei/l। ठीक है, यानी ml डिवाइडेड बाई 11ei। आंसर कौन सा होगा, ये आई है, यहाँ पर एरर है थोड़ा सा, ये आई पैरामीटर है, तो ऑप्शन आपका सेकंड। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्त, अच्छे से अपन समझ रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो जरूर एक बार बताना। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला स्टिफनेस मैट्रिक्स इज जनरेटेड बाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला, और एक बार और, a stiffness matrix of generated by delta horizontal flexural member, yani horizontal flexural member, as per the method of the adopted for calculation of the stiffness matrix. If end A is given translational displacement in the vertical upward direction and the force generated at end B। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कह रहा कि एक आपका ऐसा है मेंबर, यानी एक ऐसा मेंबर है फिक्स, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट दे रहा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, कौन से एंड पर, ए एंड पर, ए एंड पर ये ऊपर की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा। ठीक है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। स्टिफनेस मैट्रिक्स में हम लोग कंसीडर करते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप फ्री रखो, बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो जब आप देखोगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब आप रेफरेंस लाइन यहाँ पर लगाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जब देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों एंड पर आपका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज में हो रहा है, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होता था, हम लोग जानते थे, आप देखोगे ऊपर अभी शुरू में हमने बताया था 6 डेल्टा/l²। इसी सेशन में मैं दूसरी बार ये बता रहा हूँ, ये आपका हो गया थीटा बी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पूछ रहा है कि आपका मोमेंट तो 6 डेल्टा/l² लगेगा, ठीक है, बी पर ही पूछ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग एम नेट देखें तो एम नेट ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो 12 vi डेल्टा होगा l² एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या करना, हमें बैलेंस करना, तो ये आपका डाउनवर्ड, ये आपका अपवर्ड, तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए, यानी ये आपका वी और ये आपका वी बी। डाउनवर्ड हमने इस लगाया और ये अपवर्ड, ताकि ये आपको एक काउंटर बैलेंस मूवमेंट दे दे क्लॉकवाइज जो इसको रजिस्ट कर सके। ये हो जाएगा 12 ei डेल्टा/l³ इज इक्वल टू m नेट बाई l।
अगर हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करें तो बी ए डाउनवर्ड लग रहा है, बी भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो -12 bi डेल्टा ओवर एल क्यूब। तो ये भी आपका, ये आपको पूछा नहीं था, लेकिन ये वाला वर्टिकल रिएक्शन वाला गेट का क्वेश्चन है। बाकी मूवमेंट नहीं पूछा था उसने, तो इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हम लोग इस सेशन में करते हैं, इसके आगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, ये आई थिंक स्ट्रक्चर को हमने पूरा कवर कर दिया इसमें, जो भी आपका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके महाराष्ट्र पीएससी में। और जब भी आप किसी भी स्टेट पीएससी में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इतने भी क्वेश्चन, और 2019 का करवा दूंगा मैं, आप इन्हीं दोनों के क्वेश्चन करके जाओगे तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 क्वेश्चन आपको केवल स्ट्रक्चर से मिल जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन इतने अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट भी इतने अच्छे हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं कर सकते क्वेश्चन को। आपको कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से पता होना चाहिए, पूरे स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और एज वेल एज सोम के भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, 21st क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने किया। अभी ऐसे हमारे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 5 पार्ट बनेंगे, करीब 100 क्वेश्चन है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको प्रॉपरली समझ में आया, प्रॉपरली क्लियर है हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज कांटेक्ट करना। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे भी यहाँ से। अगर यही क्वेश्चन आए तो यहाँ के कॉन्सेप्ट से आएंगे जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अलॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल।